नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांदकुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स अस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको याद होगा जब हमने आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 को डिस्कस किया था, उस समय हमने कहा था कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कुछ सोशल इश्यूज को डायरेक्टली टैकल करने की कोशिश की है थ्रू फंडामेंटल राइट्स। उस समय हमने आर्टिकल 17 में राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड राइट अगेंस्ट टाइटल्स देखा था। आज 23 एंड 24 देखेंगे। आर्टिकल 23 में हमें देखने को मिलता है राइट अगेंस्ट फोर्स्ड लेबर या जिसे बेगार कहा जाता है, एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन हमें देखने को मिलता है। अब 23 एंड 24 को समझेंगे, उसमें क्या क्या राइट्स हमें मिले हुए हैं, किसके अगेंस्ट वो राइट्स हमें मिले हुए हैं, कुछ केस लॉज आज देखेंगे, साथ ही में कुछ लॉज जो कि इन दोनों आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में बढ़ते हैं कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ। देखिए, हमें पता है कि ये जो बेगार शब्द है ये कहां से आया। ये बेगार शब्द हमारे ही इतिहास का शब्द है। मिडिवल हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो बेगार का इस्तेमाल करते थे। अब बेगार होता क्या है? बेगार एक ऐसा प्रोसेस था जहां पर, या एक ऐसा आप कह लीजिए सिस्टम था जहां पे लोगों से काम कराया जाता था, गरीब जनता से काम कराया जाता, पेजेंट से काम कराया जाता था अपने फील्ड्स वगैरह में बिना किसी रेम्यूनरेशन के। तो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये रहा है। इनफैक्ट हमारे देश में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में देखने को मिला है कि पावरफुल ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है पावरलेस को। एंड अगर स्लेवरी की बात करूं तो अगेन बहुत रीसेंट टाइम्स तक अमेरिका जैसे देशों में भी हमें देखने को मिला, अराउंड 2 सेंचुरी अगस्त तक हमें जो है अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिला, स्लेवरी चलती रही है। इंडिया में भी इंडेंचर्ड लेबरर्स को लेके गए ब्रिटिशर्स बाहर दूसरे आइलैंड्स पे, एंड वहां पर उन्हें बसाया। सो बेसिकली यही एक सोशल इशू था जिसे हेड ऑन टक्कर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने, क्योंकि ये जो सोशल इशू है दैट इज ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट है। ह्यूमन डिग्निटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे हम अपने प्रियम्बल में एक एस्पिरेशन के रूप में लेकर आए, उसे फुलफिल करने के लिए यहां पर आर्टिकल 23 आया। अब 23 कहता क्या है, थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं। कहता है जी, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब देखिए, इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है एंड फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया। सबसे पहले क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with the law। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये चीजों को आपने प्रोहिबिट कर दिया, तीनों चीजों को प्रोहिबिट कर दिया और कह दिया कि भाई कानून के द्वारा ये पनिशेबल होगा। Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for a public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on the grounds only of religion, race, caste और क्लास और एनी ऑफ देम। सो आप देखिए, यहां पर दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहला तो ये कि भाई फोर्स्ड जो लेबर है उसे आपने एक ऑफेंस बना दिया और ये कह दिया कि सरकार कानून बनाएगी, कानून के द्वारा इन फोर्स्ड लेबर जैसे जो ऑफेंसेस हैं उन्हें पनिश करेगी। बट एट द सेम टाइम आपने एक एक्सेप्शन भी दे दिया, और वो एक्सेप्शन जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए स्टेट आपको फोर्स कर सकती है काम करने के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं और डिटेल में। अब देखिए, आर्टिकल 23 में जो 4 चीजें डील की गई हैं वो क्या हैं? ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हो सकती है, बेसिकली उसे यहां पे डील किया गया है। सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इंसानों को खरीदा या बेचा जाना, लाइक कमोडिटीज। दूसरा क्या है? फोर्स्ड लेबर। तीसरा बेगार, एंड चौथा क्या है? एनी अदर काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक एक करके इन सभी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है जी। सो कहता है जी, प्रोटेक्ट्स आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट सिटीजंस नॉट ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन। अब मैंने आपसे शुरू में कहा कि भाई हमें देखना है कि आर्टिकल 23 किसके अगेंस्ट हमें राइट प्रोवाइड करता है। ये स्टेट के अगेंस्ट तो राइट प्रोवाइड करता ही है, बट प्राइवेट सिटीजंस के अगेंस्ट भी हमें राइट प्रोवाइड करता है। अब कहता है जी, स्टेट इज ऑब्लाइज्ड। अब देखिए, यहां पर स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो कानून बनाए, और स्टेट खुद तो नहीं कर सकती है हमें एक्सप्लॉइट, बट एट द सेम टाइम अगर कोई थर्ड पार्टी भी हमें एक्सप्लॉइट करता है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कानून बनाए और हमें हर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से बचाए। अब एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है? जितने भी यहां पर हमने वर्ड्स पढ़े, जैसे कि एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बेगार, इन सब का मतलब क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी से अनड्यू एडवांटेज लेते हो। किसी का अनड्यू एडवांटेज लेना, चाहे उसे बताकर, डराकर, अंडर द फियर और अंडर थ्रेट, या फिर
उसे चीट करके जब आप अनड्यू एडवांटेज लेते हो बिना किसी कंसिडरेशन किए, उसे हम एक्सप्लॉयटेशन मानते हैं। वही चीज यहां पे लिखी, कहता जी एक्सप्लॉयटेशन अमाउंट्स टू एन एक्शन और फैक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली और इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क। अब यहां पर कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन जो है इट इज वायलेटिव ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए हमने हर जगह पर, चाहे वो डीपीएसपीज हैं, चाहे वो प्रियम्बल है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात की है। जब हम एक्सप्लॉयट करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एज अ मीन ट्रीट कर रहे हैं, नॉट एन एंड इन देमसेल्व्स। एंड जब हम लोगों को एज अ मीन ट्रीट करते हैं, यानी कि अपने साधन के रूप में उन्हें यूज करते हैं, सो हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें इंसान नहीं समझ रहे हैं, राइट। एंड इसी वजह से यहां पर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन को बार किया गया है। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, तो सबसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज गुड्स फॉर इलीगल और इमोरल पर्पसेस और अदर पर्पसेस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, बस इतना काफी है, चाहे वो पर्पस कोई भी हो, आप ह्यूमन बींग्स को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि भाई दे आर नॉट मीन्स, दे आर एंड इन देमसेल्व्स, राइट। अब इसके लिए हमने रोकने के लिए क्या बनाया है, इसको रोकने के लिए हमने एक एक्ट बनाया हुआ है, दैट इज आईटीपीए, दैट इज इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, राइट। एंड इसी के थ्रू हम यहां पर ह्यूमन बींग्स की जो ट्रैफिकिंग है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर आता है बेगार। बेगार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई एक एंशियंट, एक मिडिवल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन यूरोप ऑल्सो। जहां पर इंडिया में एक तरफ थी जमींदारी, वहीं पर यूरोप में फ्यूडलिज्म रहा। अब यहां पर सेम दोनों का जो स्ट्रक्चर था वो लगभग सेम था। आप पेजेंट्स को अपनी जमीन के ऊपर काम करने के लिए मजबूर करते थे, आप उन्हें मजबूर करते थे और जो उनकी रेम्युनरेशन बनती है वो पूरी उनको नहीं दी जाती थी। पेजेंट अगर आपकी जमीन पर काम कर भी रहा है, आपने उसको अगर वहां पे शेयर क्रॉप का दे भी दिया, बट एट द सेम टाइम पेजेंट को आप फोर्स करते थे, अपने जमींदार जो थे वो फोर्स करते थे कि भाई हमारे घर पे भी आके काम करें, घर पे उनको जो है चक्की चलाना है, चाहे वो पानी लेकर आना है या बाकी की जो भी सर्विसेज हैं वो उनसे वसूली जाती थी, बट उसमें कोई रेम्युनरेशन नहीं होता था, उसे हम बेगार कहते हैं। ठीक है जी, चलिए कुछ केस लॉज हैं। कहता जी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, इसमें कहा गया फोर्स्ड लेबर एज द कंसर्न्ड पर्सन बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इट इज रेम्युनरेटेड और नॉट। सो फोर्स्ड लेबर में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि जी हम तो पैसा दे रहे हैं, वो फोर्स्ड लेबर क्या वो मानी जाएगी? कहता हाँ, आप सामने वाले से अगर उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर, उसकी विल के अगेंस्ट जाकर काम ले रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उसे पैसा पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, वो फोर्स्ड लेबर मानी जाएगी। आज भी आपको न्यूज में देखने को मिलता होगा, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ब्रिकलिन्स हैं, जो ईंट बनाने वाले भट्टे होते हैं, वहां पर फोर्स्ड लेबर के कई सारे इंसिडेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जहां पर वहां पे जो लेबरर्स हैं उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली उनको चाहे पैसा दिया भी जाता है, बट देन अगेन उनकी इच्छा के अगेंस्ट उनसे काम लिया जाता है। कहता है जी डिस्पाइट द रेम्युनरेशन द लेबर डन बाय अ पर्सन विल कम अंडर आर्टिकल 23 परव्यू। विल है कि नहीं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। संजीत रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983 का ये केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट पेमेंट बाय द स्टेट ऑफ द वेज लोअर देन मिनिमम वेजेस टू अ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन फेमाइन रिलीफ इज इनवैलिड अंडर आर्टिकल 23, और वो भी फोर्स लेबर में आ जाएगा। सो आपको अगर मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा मिल रहा है, वो भी फोर्स्ड लेबर का ही हिस्सा माना जाएगा। अगेन क्योंकि मिनिमम जो आपके वेजेस हैं वो आपका कानूनी अधिकार है, वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ हिस्सा आपके काम का ऐसा है जो कि अनपेड जा रहा है। फिर क्या है, एक और यहां पे था बंधुआ मजदूर या जो बॉन्डेड लेबरर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है जी दिस टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर मे बी कॉज्ड बाय डेट इंकर्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब बंधुआ मजदूरी कब होती है? अगेन आपने देखा होगा, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है ये चीज तो, कि किस तरह से विशियस सर्कल में फंसाया जाता था। जो गरीब इंसान होता है या जो गरीब किसान होता था वो हमें देखने को मिलता था, या मजदूर होते थे वो देखने को मिलता था कि भाई वो एक बार साहूकार से डेट लेकर आते थे, उसे नहीं चुका पाते थे, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो इतना ज्यादा हाई होता था कि बाद में वो इसी ट्रैप में फंस जाता था कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए ही लड़ता रहता था। जो मूल होता था वो कभी पे कर ही नहीं पाता था। अल्टीमेटली होता क्या था? अल्टीमेटली होता यह था कि भाई जो वो व्यक्ति था उसे मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में एम्प्लॉय कर लिया जाता था।
ना वही चीज है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं वो इस ट्रैप में फंसते रहे हैं हमेशा से, वो हमें देखने को मिला है। अब ये इंडियन सोसाइटी की भी एक एक इशू रहा है, एंड पार्लियामेंट को इस इशू को रोकने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 लेकर आना पड़ा। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दैट अंडर 23 बॉन्डेड लेबर इज प्रोहिबिटेड विच इज क्रूड फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसी में कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी पास की, दैट इज द बॉन्डेड लेबरर्स involved in the mining activity should be set free and arrangement for their rehabilitation should be made। so ये कुछ डायरेक्शंस यहां पर सेट की थी, पास की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। फिर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 जो कि एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के। अब क्योंकि 23 क्लॉज 1 में हमने कह दिया कि भाई किसी की इच्छा के बिना आप उससे काम नहीं ले सकते, बट देन नेशन कम्स फर्स्ट, राइट। एंड अगर कभी कंट्री के लिए फॉर पब्लिक पर्पसेस आपसे काम लेने की जरूरत पड़ती भी है तो सरकार आपको आदेश दे सकती है, ऐसा आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में कहा गया। देख लेते हैं एक बार क्या कहते हैं जी, दैट द स्टेट कैन इंपोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, दस आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार, फोर्स लेबर एक्सेट्रा, बट देन अगेन दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट। अब ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमें इजराइल हो गया या साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज जो हैं, हर जगह पर लगभग हमें देखने को मिलता है कि भाई सरकार वहां पर लोगों को बोलती है कि भाई आपको 2 साल के लिए कम से कम मिलिट्री सर्विस देनी है, विच इज अगेन गुड ऑल्सो इन अ वे, बट देन अगेन दैट इज पार्ट ऑफ देयर होल सिस्टम, ठीक है। एंड इंडिया में हम लागू करना चाहे, सरकार अगर लागू करना चाहे तो कर सकती है ये सिस्टम को, बट देन अगेन लागू नहीं किया जाता इन जनरल, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ आर्टिकल 23 क्या है। अब देखिए आर्टिकल 23 में कुछ लिमिटेशंस भी सेट की गई, जैसे हमने अभी कहा कि भाई एक तरफ तो ये है कि भाई सरकार हमें फोर्स कर सकती है कि भाई हम पब्लिक पर्पसेस के लिए सर्विसेज दें, बट देन सरकार के ऊपर ये लिमिटेशन लगाई गई है कि सरकार ऐसा करते समय, यानी कि जब सरकार हमें कुछ काम करने के लिए कह रही है, पब्लिक पर्पस के लिए काम करने के लिए कह रही है, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास के बेसिस पे ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया, कोविड आने के टाइम पर देखा हमने कि भाई बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब सरकार मान लीजिए वहां पर वर्कर्स हाथ खड़े कर देते, जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो हाथ खड़े कर देते या वो कम पड़ जाते, सरकार को अगर ऐसा करना पड़ता कि भाई सरकार हमें फोर्स करती कि भाई आप लोग जो यंगस्टर्स हैं वो वॉलंटियर करो, मदद करो हॉस्पिटल्स में। अब ऐसे में ये नहीं हो सकता था कि सरकार कहते कि सिर्फ इस धर्म के लोग आके वहां पे डेड बॉडीज से डील करेंगे या सिर्फ इस कास्ट के लोग आके, इस प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती जब हमसे आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में काम लिया जा रहा है, ठीक है जी। ना कहता है जी अंडर आर्टिकल 23 देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन फोर्स लेबर एज पनिशमेंट फॉर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। अब देखिए कन्विक्टेड क्रिमिनल्स जो होते हैं, जिनको सजा मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उनको भी जब जेल में रखा जाता है तो जेल में उनको खाली नहीं बैठने दिया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। इफ यू नो अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपको पता होगा कि जो ट्रायल के जो लोग होते हैं, जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, जो अक्यूज होते हैं, उनसे फोर्स नहीं किया जाता कि भाई आप जेल में हो तो काम करो, लेकिन जिनको सजा मिल चुकी है उनको फोर्स किया जाता है कि यू हैव टू वर्क व्हाइल यू आर इन द जेल, आपको खाली बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब ये रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो सकती है तो वहां पर कुछ हार्ड वर्क आपको दिया जाएगा, सिंपल इंप्रिजनमेंट हो तो सिंपल आपको टास्क दे दिए जाएंगे, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन वहां पे आपको टास्क दिया जाता है, राइट। नाउ कहते हैं जी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का ये केस था। क्या था? कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट कैन इंड्यूस अ पर्सन टू डू सोशल सर्विस इन फर्दरेंस ऑफ द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी अंडर नेशनल सर्विस एक्ट ऑफ 1972। सो नेशनल सर्विस एक्ट NSA के तहत भी यहाँ पर लोगों को कहा जा सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, काम करने के लिए कहा जा सकता है। अचरज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस क्या कहा गया? स्टेट कैन कंपेल द फार्मर्स टू कैरी फूड ग्रेन्स टू द गवर्नमेंट गोडाउन इन कैपेसिटी ऑफ एन असेंशियल कॉमोडिटी। सो अगर कभी ऐसी इशू आ जाता है, ऐसा इशू आ जाता है, आप देखिए ये जो केस है ये कब का है? 1967। वो कौन सा इरा था याद करें? 1967 का एक वो इरा था जहां पर इंडिया मजबूरी में यूएसए से ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहा था। ऐसा इरा था जहां पर इंडिया में ग्रेन्स थे ही नहीं। अगर किसी फार्मर के पास सरप्लस ग्रेन है तो वहां पर सरकार कह रही थी कि भाई हम आपको कह सकते हैं कि गोडाउन में पहुंचाओ सरकार के, ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
एंड उसको भी यहाँ पर फोर्स्ड लेबर नहीं माना गया है, ठीक है। सो ये वाला केस उस बैकग्राउंड में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 24 की, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है एंड बहुत ही जरूरी आर्टिकल था, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी एक समय ऐसा रहा है, इनफैक्ट आज भी हमें देखने को मिलता है कि लाखों बच्चों को मजबूरी में अपने पेरेंट्स के लिए काम करना पड़ता है या घर को चलाने के लिए काम करना पड़ता है। बट देन अगेन हमारा आर्टिकल 24 जो है वो इस चीज को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 को आप पढ़िएगा आर्टिकल 21A के साथ, आर्टिकल 45 के साथ, जहां पर एंड आर्टिकल ऑफ कोर्स 15 क्लॉज 3 के साथ, 16 क्लॉज 15 क्लॉज 3 एंड 15 क्लॉज 5 के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, जहां पर हमने स्टूडेंट्स के राइट्स की बात की है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए या चिल्ड्रन के लिए हमने कितने सारे फंडामेंटल राइट्स को यहां पर लेकर आए हैं। 15 क्लॉज 3 क्या कहता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन यू कैन मेक स्पेशल प्रोविजन, सरकार स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, एजुकेशन में रिजर्वेशन लेकर आ सकती है। देन 21A तो हमने पढ़ा ही कि भाई उनको एजुकेशन देनी ही होगी अप टू द एज ऑफ 14। 45 क्या कहता है कि 6 ईयर से जो पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करो, एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए 24 आ जाता है। सो 24 क्या कहता है जी नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सो आपने क्या कह दिया कि भाई जो 14 ईयर से कम उम्र का चाइल्ड है उसे आप किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री, माइन एटसेट्रा में या किसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसको जब आप पढ़ते हैं 21A के साथ, या पहले जब 45 भी था तब आप उसके साथ पढ़ते थे, जब पुराना 45 था आर्टिकल, तो यहां पर ये जो 14 ईयर का चाइल्ड है या 14 ईयर्स तक का चाइल्ड है उसके लिए तो हमने एजुकेशन का प्रबंध किया हुआ है। सिर्फ एजुकेशन का प्रबंध करने से नहीं चल रहा था, यहां पर हमने स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए फंडामेंटल राइट भी लेकर आए कि भाई आपको एक तरफ से हटाएंगे तभी दूसरी तरफ लगाएंगे। सो हटाने का जो प्रबंध है चाइल्ड लेबर से वो भी हमने यहां पर किया, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने किया। अब क्या कहता है जी नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री, माइन एटसेट्रा, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन नॉन हजार्डस वर्क इज अलाउड। अब देखिए हम अभी यहां पर बात करेंगे हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट की, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है उसकी, एंड उससे हमें थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा कि चिल्ड्रन को आज के डेट में क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं। सो कहता है जी PUDR का केस था, PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है दैट इज डेंजरस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इस काम में प्रोहिबिटेड की गई अंडर आर्टिकल 24। फिर MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस, उसमें कहा गया कि कोर्ट ने बेसिकली जो कोर्ट था उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। एंड फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया। नाउ ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया, इसके तहत हमें देखने को मिला दोस्तों कि कुछ 2016 में भी अमेंडमेंट करके चेंजेस लाए गए, जो कि काफी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, बेसिक चेंजेस है, फंडामेंटल चेंजेस हैं, वो यहां पर लाए गए। क्या चेंजेस हैं, 2-4 चेंजेस हमें पता होने चाहिए, वो हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज आर्टिकल 24 को इंप्लीमेंट करने के लिए ना 2016 की ये अमेंडमेंट जो है इस एक्ट में, वो हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा आर्टिकल 24 का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। क्या कहता है, देखिए सबसे पहले तो जो 2016 की अमेंडमेंट आई थी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट में, उसमें यह कहा गया कि भाई बिलो द एज ऑफ 14 किसी प्रकार की कोई एम्प्लॉयमेंट किसी बच्चे को नहीं करने देनी है, एक्सेप्ट व्हेन द चाइल्ड इज हेल्पिंग देयर फैमिलीज इन नॉन हजार्डस वर्क्स। वो भी कब कर सकता है चाइल्ड अपने पेरेंट्स की हेल्प? आफ्टर द स्कूल आवर्स आर ओवर। सबसे पहले क्या कहा गया, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कोई भी चाइल्ड है वो किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं किया जाएगा जब तक वो 14 साल से ऊपर नहीं हो जाता। 14 साल की कम उम्र का है, किसी एक्टिविटी में आप उसको एंगेज कर ही नहीं सकते। हाँ, कहीं पे आप एंगेज कर सकते हो, तो मान लीजिए कोई पेरेंट है, वो अपना कुछ काम करते हैं, पेरेंट्स अपने काम पे अपने चाइल्ड को एंगेज कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? या तो वो स्कूल से आने के बाद, या फिर लेट्स से पब्लिक हॉलीडेज हैं, स्कूल की छुट्टी है, तब वो अपने बच्चे को वहां पर बिठा सकते हैं। सो ये सिर्फ इसमें कहा गया है कि भाई ये इकलौती एक्सेप्शन है। अब देखिए इस एक्सेप्शन में भी क्या किया है हमने, अपनी जो सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं उसे बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। एकदम एक्सट्रीम में नहीं गए कि भाई बिल्कुल ही हमने
प्रोहिबिट कर दिया कि आप 14 के तहत जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही नहीं है आप एंगेज कर सकते, फिर तो इलीगल एक्टिविटी ज्यादा होती। ठीक है, सो एक बैलेंस हमने बनाने की कोशिश की है। दूसरा, हमने एक नई कैटेगरी को यहां पर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एडोलसेंट्स की। अब ये जो एडोलसेंट हैं ये कौन होंगे? जो 14 टू 18 की एज गैप में एक ग्रुप में होंगे, उसमें हमें एडोलसेंट की कैटेगरी को हम लेकर आए। इन लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए तो अलाउ कर दिया, लेकिन इन लोगों को हमने कहा कि भाई आप हजार्डस ऑक्यूपेशंस में नहीं जा सकते। अब सवाल उठता है कि हजार्डस ऑक्यूपेशंस क्या हैं? हजार्डस ऑक्यूपेशंस जैसे कि आपकी जो भी आपकी हेल्थ के लिए जो एक इशू खड़ा कर सकते हैं, ऐसी ऑक्यूपेशंस या आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, या फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का काम करना, पटाखे वगैरह बनाना, या फिर लेट्स से और कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर आपकी जान को खतरा हो सकता है, उन्हें हमने हजार्डस यहां पर कह दिया। अगर कोई बच्चे को चाइल्ड लेबर में एंगेज किया जाता है तो उसे हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बना दिया। सो ये था जी आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। हमने इन्हीं के साथ साथ देखा कि किस तरह से इस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को धरातल पर उतारा जाता है। कुछ केस लॉज को भी हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।